एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड इस वीडियो में हम लोग अगेन जो हमारी सीरीज है तमिलनाडु की हिस्ट्री की, तमिलनाडु हिस्ट्री की 11th क्लास वाली, उसका दूसरा लेक्चर हम लोग शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको एक लेक्चर और दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था हिमालयन सिस्टम के बारे में। वहाँ बड़े अच्छे से मैंने समझाया था कि कैसे हिस्ट्री जो है वो दो बातों पे निर्भर करती है, एक तो टाइम और दूसरा स्पेस। ठीक है, टाइम और स्पेस पे डिपेंड करती है। टाइम से मेरा मतलब है क्रोनोलॉजी, ठीक है, और स्पेस से मेरा मतलब है जियोग्राफी। अब देखो, कोई भी हिस्ट्री अगर पढ़ता है ना आदमी, तो उसमें जरूर समय उसको मिलता है, और वो हिस्ट्री कहाँ की है, क्या क्या उस समय भौगोलिक दशाएं थी, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने हिमालयन सिस्टम पढ़ाया है, वो पढ़ लेना। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि इससे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हमारा इंडिया का जो ज्योग्राफिकल फीचर है और उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है हमारी, इंडिया ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री, इसको जानेंगे। और इसमें स्पेसिफिकली हम लोग इंडो गैंगेटिक प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने ये चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। इससे मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस में डालता हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं आपको समझाने के लिए बहुत सारा मैप वगैरह का यूज़ करता हूँ। अभी ये सारे मैप आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है, इन सबको मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए एक एक करके पहले पॉइंट देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन की। इंडो गैंगेटिक प्लेन की बात करें तो ये हमारे बेसिकली जो ये प्लेन है हमारी कंट्री में, ये इरिगेट किया जाता है तीन मेजर जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनके द्वारा, जिनमें पहला है गंगा, दूसरा है इंडस, तीसरा है ब्रह्मपुत्रा। और इन तीनों के जो ये तीनों के ड्रेनेज सिस्टम से जो बनता है उसे हम कहते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन। मैं आपको मैप पे दिखा दूंगा। इससे पहले बता दूं कि ये मोस्ट फर्टाइल एरिया है। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो मोस्ट फर्टाइल है और प्रोडक्टिव है, बिकॉज यहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लेन में, गैंगेटिक प्लेन में आपको एलुवियल सॉइल मिलता है। चलिए आपको मैं मैप पे दिखाता हूँ। सी, दिस इज द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसी को जो मैंने बताया कि गैंगेटिक प्लेन, इसी को ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीन नदियाँ इंडस के द्वारा की गई, ये जो लैंड है हमारे कंट्री में, पंजाब हरियाणा वाला जो प्लेन है, ये इंडस और इसके जो ट्रिब्यूटरी हैं जैसे कि चेनाब, सतलज, और ऐसे करके तीन और नदियां हैं, ब्यास, रावी, ये सब पांच नदियां और इंडस मिलके जो ड्रेन एरिया करता है वो उससे जो बना प्लेन है वो प्लेन है पंजाब और हरियाणा प्लेन। इसके अलावा गंगा नदी का भी एक बेसिन है और उसका एक प्लेन है। इसको तीन भागों में बांट दो, ये देखो ये वाला रीजन। ठीक है, अपर गंगा प्लेन, देन मिडिल गंगा प्लेन, उसके बाद ये लोअर गंगा प्लेन। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा रिवर जो हमारे कंट्री में ट्रांस बाउंड्री होके आती है, वो भी हमारे कंट्री में एक प्लेन बनाती है। देखो नॉर्थ ईस्ट में ये दिख रहा है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ये तीनों को मिला दिया जाए तो ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया बनता है, या फिर इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन भी कहते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, चलते हैं फिर से पॉइंट पे। ये जो प्लेन मैंने दिखाया भी आपको, ये मोस्ट फर्टाइल और प्रोडक्टिव प्लेन है, बिकॉज यहाँ पे एलुवियल सॉइल वो सॉइल होता है जो नदियां अपने साथ ब्रिंग करके लाती है। देखो नदी किसी पार्टिकुलर पर्वत श्रृंखला से निकलती है, और वो जब डिक्लाइन करके नीचे उतरती है, तो जिस रास्ते से वो गुजरती है उस रास्ते से बहुत सारा सॉइल लेके आती है, जिसको एलुवियल या फिर नया वाला जो सॉइल होता है, एलुवियल सॉइल, वो लेके आती है। ठीक है, और ये जो सॉइल होता है ना, ये सॉइल काफी प्रोडक्टिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके इन तीनों रिवर सिस्टम के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस के बारे में। तो इंडस राइज होता है, इंडस कहाँ से राइज होता है? ये राइज होता है बियॉन्ड द हिमालय। तो ये एक ट्रांस बाउंड्री
ट्रांस बाउंड्री ये एक रिवर है जो कि हिमालय के भी बियॉन्ड से राइज होता है। मैं आपको मैप पे दिखा दूंगा। और इसके साथ इसकी ट्रिब्यूटरी जो है जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी और सतलज और ब्यास, ये जो 5 नदियां हैं, ये पांचों नदियां बेसिकली इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। और इसी सिस्टम से हमारा पंजाब प्लेन जो कि मैं आपको मैप में दिखाया था वो बनता है। और बेनिफिट भी इन नदियों से काफ़ी ज़्यादा सिंचाई वगैरह के तौर पे या फिर एलुवियल सॉइल का आना, इसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। तो चलिए मैप पे चलते हैं। तो सी इन दिस मैप, इस मैप में मैंने इंडस रिवर को दिखाया है। देखिए ये प्लेन है बिल्कुल जो खाली इंडस रिवर को दिखा रहा है। ये दिस इज इंडस रिवर, ये जो ऐसे ये पूरा आपको दिख रहा है ना, ये दिस इज इंडस रिवर। ये देखिए यहाँ पे टिबेटन प्लाटू से ये निकलता है। टिबेटन प्लाटू में भी कैलाश रेंज से ये निकलता है, कैलाश रेंज से ये निकलता है। अब देखिए इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें लिखी गई हैं, बट मैंने इस वाले को, साइड वाले को इसलिए रखा ताकि आपको खाली अगर इंडस का पता करना है कि इंडस कैसे कहाँ से होकर गुजर रही है। देखिए तो ये कैलाश रेंज से ऐसे इंडिया में घुसती है, तो इंडिया में घुस के ये फिर इंडिया से बाहर निकलती है और पाकिस्तान में इसका बहुत सारा पार्ट है, बहुत सारा इसका फ्लो पाकिस्तान में होता है। और लास्टली ये अरेबियन सी में, कराची के पास ये अरेबियन सी में मिल जाती है। ठीक है, इंडस रिवर। अब इस बड़े मैप पे देखिए, इस वाले पे, यहाँ से समवेयर ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज से ये शुरू होती है। 2 इसकी धाराएं यहाँ पे आके मुख्यतः मिलती हैं और भारत में ये घुसती है, ये फॉलो करती है। वाला रूट आपको दिख रहा है जो डार्क में है, ब्लू कलर में, वो ठीक है। इसके साथ आपको बहुत सारा बहुत सारी नदियाँ इधर दिख रही हैं, जैसे चेनाब, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज और ब्यास इधर है। ठीक है, रवि, ब्यास, सतलज, ठीक है, झेलम, ये 5 नदियाँ। इससे क्या है ना, हमारा जो ये पंजाब का ये पर्टिकुलर जो लैंड है ना, वो काफ़ी बेनिफिट होता है, काफ़ी ज़्यादा इसको बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे एलुवियल सॉइल और काफ़ी फर्टाइल लैंड ये माना जाता है। ठीक है, और ये सारी जो नदियाँ हैं ये तो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। जैसे झेलम ट्रिब्यूटरी वैसी नदी होती है, छोटी नदी जो बड़ी नदी में जाकर मिलती है। तो देखिए झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, ये सब कहीं ना कहीं ट्रिब्यूटरी हैं इंडस की। ठीक है, इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं। लेकिन ऐसा कहा जाए कि देखिए यहाँ पे झेलम तो यहाँ पे चेनाब में ही मिल गई, यहाँ पे रवि भी देखिए चेनाब में मिला, सतलज भी जाके यहाँ पे चेनाब में मिला, और ब्यास यहाँ पे देखिए ब्यास सतलज में मिला, है ना। लेकिन अल्टीमेटली ये मिलती है मिठानकोट में। मिठानकोट जो कि पाकिस्तान में है, देखिए ये वाला जगह मिठानकोट, ये पाकिस्तान में है। यहाँ पे जाके ये फाइनली मिल जाती हैं इंडस में फाइनली मिल जाती हैं ये नदियाँ। ठीक है, तो ये रहा आपका इंडस वैली सिस्टम। ठीक है, इंडस वैली सिस्टम, इसके कई सारे छोटे बड़े ट्रिब्यूटरी हैं इंडस के, जैसे श्योक, जैसे कि गिलगिट नदी, उसके अलावा भी और सारी हैं, ये सारी नदियां हैं। ये पंजनाद वाली, इन 5 नदियों को झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज को मिलके कहते हैं पंजनाद या फिर 5 नदियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पंजाब का मीनिंग ही होता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब का मतलब ही होता है 5 नदियों का जगह, लैंड ऑफ 5 रिवर। ठीक है, 5 नदियों से घिरे हुए जगह को पंजाब कहते हैं। तो पंजाब का मतलब आपको समझ में आया, वो 5 नदियाँ झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज। ठीक है, ये 5 नदियाँ हैं। इसके अलावा सिंध जो है, सिंध जो कि आज के डेट में पाकिस्तान में है, ये भी लोअर वैली है इंडस का ही लोअर वैली सिंध है। और यहाँ की लैंड जो है काफ़ी फर्टाइल है, फर्टाइल सॉइल है यहाँ पे। ठीक है, सिंध आज की डेट में पाकिस्तान में है। ये तो हमने बात कर ली इंडस वैली की। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं थार डेजर्ट और अरावली हिल्स के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट बात इनसे रिलेटेड ये है, जो थार डेजर्ट और अरावली हिल ये है कि इंडस और गंगेटिक प्लेन के बिल्कुल बिटवीन में पड़ता है दोनों, थार डेजर्ट और अरावली हिल्स। इंडस जो रिवर सिस्टम है और जो गंगेटिक प्लेन है, उन दोनों के बीच में थार डेजर्ट और अरावली हिल पड़ता है। अगर हम बात करें अरावली हिल की, तो यहाँ का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट आबू है। माउंट आबू में मैं गया भी हूँ, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसकी हाइट जो लगभग 5650 फीट है।
बहुत मज़ा आता है। मैं अपने कार से गया था, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एनीवे मैं आपको ये मैप पे दिखाता हूँ थार डेजर्ट और अरावली हिल और कैसे ये इंडस और गंगेटिक प्लेन के बीच में है। इसको समझते हैं थोड़ा सा मैप पे। नाउ सी दिस मैप, दिस इज इंडियन डेजर्ट या फिर इसी को थार डेजर्ट कहते हैं। थार डेजर्ट इसी को कहते हैं, ठीक है, या फिर द इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर एक जो लंबा सा ये दिख रहा है ना आपको पहाड़ी एरिया, दिस इज अरावली, ये वाला, ये दिस इज अरावली एंड दिस इज थार डेजर्ट। ये दोनों जो है ये पार्टिकुलर ये रीजन था इंडस प्लेन जो था इंडस रिवर के द्वारा बनाया गया, पंजाब प्लेन जिसको कहते हैं। और इधर आपका पड़ता है पूरा ये गैंगेटिक प्लेन है, पूरा गैंगेटिक प्लेन है। तो इन दोनों के बीच में ये पर्टिकुलर अपना इंडियन डेजर्ट जिसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं और अरावली हिल्स भी पड़ता है। ठीक है, अरावली हिल और ये दोनों आपको पता चला। और अरावली हिल की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, माउंट आबू, जिसकी ऊंचाई 5650 फीट है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं गंगा रिवर के बारे में, इस पर्टिकुलर रिवर सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो गंगा रिवर कहाँ से निकलती है? तो ये हिमालय से राइज होती है, निकलती है हिमालय से, और इनिशियली ये साउथ की तरफ फ्लो करती है, उसके बाद धीरे धीरे करके ये ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है, ऐसा इसका फ्लो रहता है। ठीक है, ईस्ट की तरफ मुड़ती है। इसी के पैरेलल यमुना भी चलती रहती है, और यमुना ऐसे चलती रहती है और आके समवेयर इलाहाबाद में जहाँ पे संगम होता है, यमुना आके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और इन दोनों के बीच के ये लैंड को ना दोआब कहते हैं। ये दोनों नदियों के बीच के लैंड को दोआब कहते हैं, जो कि काफी ज्यादा फर्टाइल होता है। दोआब जो है काफी ज्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, एंड अगर बात करें गंगा के कुछ मुख्य सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, तो गोमती, सरयू, घाघर और गंडक ये कुछ बड़ी नदियां हैं जो कि इसको ट्रिब्यूटरी हैं, इसकी सहायक नदियां हैं, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं। इसके अलावा तो कई सारी ट्रिब्यूटरी हैं, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ लेंगे, अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो बस आप ये समझिए कि कैसे इन नदियों का योगदान रहा हिस्ट्री में। ईस्ट ऑफ इंडिया अगर बात करें तो गंगा प्लेन जो है वो मर्ज करता है प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्रा से, जो कि मैं आपको मैप में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। ये सारी बातों को हम मैप पे समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैप पे आ गए हम लोग। तो सबसे पहले देखिए ये यहाँ पे ये गंगा यहीं से निकलती है और यहाँ से यमुना निकल रही है। ये गंगोत्री जगह है और ये यमुनोत्री है, यहीं से ये दोनों राइज होती हैं नदियाँ। ठीक है, दोनों उत्तराखंड में पड़ता है। देखिए यहाँ से गंगा निकली और ये गंगा ऐसे बह रही है और इसी के पैरेलल में यमुना भी चल रही है। ठीक है, गंगा ऐसे बह रही है और आके यहाँ पे इलाहाबाद में यमुना मिल गई आके इसके साथ। ठीक है, इलाहाबाद में मिल गई इसके साथ आके, और फिर ये अपना गंगा चलते जा रही है। गंगा की जो बड़ी सहायक नदियां हैं उनमें देखिए यहाँ पे घघरा, ठीक है, घग्गर, गंडक, गोमती, ये सारी कुछ बड़ी इसकी सहायक नदियां। इधर से सोन भी आती है, सोन भी पटना के आसपास मिलती है। ठीक है, और जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कि देखिए यहाँ पे कानपुर गंगा के किनारे है, देन यहाँ पे देखिए इलाहाबाद, ये भी गंगा नदी के बैंक पे है। आगरा जो है यमुना नदी के बैंक पे है। दिल्ली भी यमुना नदी के बैंक पे है। ठीक है, वाराणसी, पटना, ये सब, फरक्का वगैरह, ये सब गंगा नदी के किनारे है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि जो प्लेन है कैसे, जो ईस्टर्न प्लेन है गंगा का, वो ब्रह्मपुत्रा के साथ मेल करता है, वो दिखा देता हूँ। देखिए ये जो लोअर गंगा प्लेन है या फिर जिसको ईस्ट गंगा प्लेन बोलते हैं, लोअर गंगा जो प्लेन है, ये समवेयर आके यहाँ पे देखिए मिल जाता है, बिल्कुल ब्रह्मपुत्रा मेल से यहाँ पे ये अटैच हो रहा है। दिस इज द अटैचमेंट पॉइंट, यहाँ पे बिल्कुल अटैच होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए हमने गंगा की भी बात कर ली, हमने यमुना की बात कर ली और हमने इंडस की भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी की। तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये राइज होती है हिमालय में, अगेन ये भी एक ट्रांस बाउंड्री नदी है। ट्रांस बाउंड्री से मेरा मतलब ये है कि ये दो देशों के मतलब से होकर गुजरती है, दो या दो से ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, एंड ये जब हिमालय से राइज होकर जब निकलती है तो ये तिब्बत में बहुत सारा एरिया कवर करती है। ठीक है, तिब्बत में बहुत सारा एरिया कवर करती है। फिर ये कंटिन्यू होते होते ये आके नॉर्थ ईस्ट में घुसती है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे भारत में इंटर करती है। और नॉर्थ ईस्ट में
इंटर करने के बाद ये काफ़ी स्लो मूविंग रिवर हो जाती है, और स्लो मूवमेंट की वजह से कई सारे आइलैंड, रिवरिन रिवरिन आइलैंड ये बनाती है। और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी में जो आइलैंड है जिसको रिवरिन आइलैंड बोलते हैं वो है मजुली। जो विश्व का सबसे बड़ा रिवर में आइलैंड है वो मजुली है। अब इन सारी बातों को हम मैप पे देखते हैं। देखिए मैप पे आ गए, यहाँ पे देखिए ये समवेयर यही से अपना ब्रह्मपुत्र नदी राइज होती है, ये दो स्ट्रीम मिलके यहाँ मिलते हैं, और ये फिर यारलुंग सांगपो या फिर जांगपो, यारलुंग सांगपो के नाम से ये बहती है तिब्बत में ये देखिए कंप्लीटली बह रही है, ठीक है। तिब्बत में देखिए, तिब्बत की राजधानी यहाँ पे लहासा है। फिर ये यहाँ पे एक डाउनवर्ड की तरफ मुड़ के ये भारत में घुस जाती है। देखिए यहाँ पे ये घुसी, और इधर से लोहित आके इसको ज्वाइन करती है। लोहित नदी यहाँ पे ज्वाइन करती है। ये अरुणाचल में घुसती है, अरुणाचल में ये इंटर की है, याद रखना ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे इंटर की है, ठीक है। और लोहित इसकी ट्रिब्यूटरी है, लोहित और बराक, एक बराक नदी भी है। बराक और लोहित दोनों यहाँ पे इसको ज्वाइन करके फिर ये ब्रह्मपुत्र हमारे जब देश में आती है तो ये यारलुंग सांगपो नहीं, ये ब्रह्मपुत्र हो जाती है, ठीक है। इधर इसका नाम यारलुंग सांगपो है, इधर आके ये ब्रह्मपुत्र होके बहती है पूरा। और देखिए ये काफ़ी स्लो हो जाती है, इधर आके काफ़ी स्लो हो जाती है, ठीक है, बहुत ही स्लो हो जाती है। और स्लो होते होते यहाँ पे फिर देखिए ये बांग्लादेश में घुस जाती है। बांग्लादेश में देखिए होते होते बांग्लादेश में फिर ये गंगा से भी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गंगा से मिल गई, उसके बाद ये गंगा से मिलकर फाइनली इधर ये डेल्टा क्रिएट करती है, ठीक है। डेल्टा यहाँ पे बनता है। तो ये सिस्टम है, और ये काफ़ी यहाँ पे स्लो हो जाती है हमारी कंट्री में आके, ठीक है। इसके कई सारे ट्रिब्यूटरी भी हैं, जैसे कि रायदुक, मानस, कामेंग, ये सब इसके, दिबांग, लोहित, ये सब इसके ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैप पे जो आइलैंड है ना, इसका नदी में आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड यही आइलैंड है। देखिए ये जिसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया, हालांकि ये पीले कलर में है, मजुली आइलैंड बोलते हैं। ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र कई सारे आइलैंड बनाती है। देखिए छोटे मोटे आइलैंड, यहाँ भी आइलैंड, यहाँ भी आइलैंड, नदी में आइलैंड, ये देखिए बहुत मजेदार है। ये नदी में कई सारे आइलैंड इसने बनाया हुआ है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा जो नदी की आइलैंड है, या फिर जिसको रिवरिन आइलैंड बोलते हैं, वो है मजुली आइलैंड। देखिए इसका पिक्चर मैंने आपको दिखाया है ना, ये बहुत जरूरी है, मजुली आप भूलना नहीं, ठीक है। यहाँ से ये पर्टिकुलरली काट के लिया गया है, ठीक है। ये क्या नाम है इसका, मजुली आइलैंड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब आपको दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये बहुत सारे ज्योग्राफी का पार्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें, ये तो हिस्ट्री की क्लास है, तो हिस्ट्री में ज्योग्राफी का बहुत योगदान रहा है, ठीक है। यही नदियां हैं जिनको मैंने अभी आपको समझाया, या फिर जैसे मैं कह दूं कि होल सिस्टम ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन, जिसमें 3 महत्वपूर्ण नदियां गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र है। इन तीनों नदियों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे प्री हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री के कंडीशन, हिस्ट्री के पैरेलेंस में। इन्हीं नदियों के बैंक्स पे अर्बन सेंटर्स राइज हुए, लोग रहना शुरू किए। जैसे कि इनके बैंक पे या फिर इनके कन्फ्लुएंस पे, जहाँ पे कन्फ्लुएंस वैसी जगह होती है जहाँ पे एक, दो या दो से ज़्यादा नदियाँ आके मिलती हैं, वहाँ पे कोई जगह बन जाए, लोग रहने लगे, उसको कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो इन नदियों के बैंक मतलब मान लो कि ये नदी ऐसे बह रही है, इसके किनारे किनारे भी बहुत सारी शहर बसे, तो बैंक पे भी इसके, और इसके कॉन्फ्लुएंस पे भी, दो या दो से ज़्यादा नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे भी शहर बने। बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर बात करें इंडस वैली में, अगर इंडस रिवर सिस्टम में बहुत अच्छा एग्जाम्पल लें तो हड़प्पन कल्चर हमें मिलता है। ये इंडस वैली ही है जिसके वजह से लोग वहाँ पे रहना शुरू किए, और उस पर्टिकुलर सोसाइटी को हमने जब बाद में पाया तो उसको हमने हड़प्पन कल्चर नाम दिया, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हमने कहा। अब इसको हम मैप पे देखते हैं, ठीक है। सी दिस इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, दिस इज इंडस रिवर, यहाँ से ये पूरा इंडस रिवर ऐसे बह रही है। और देखिए दिस होल सिविलाइजेशन, ये वाला इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए
कि कैसे इसी नदी के इर्द गिर्द ये सिविलाइजेशन है, दैट इज वाई इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा गया। नदी का ही ये योगदान है, हमारी जियोग्राफी का ही ये योगदान है कि हिस्ट्री में हमारे लोग इन पर्टिकुलर जगहों पे रहना शुरू किया लोगों ने, और इसीलिए मैंने इसको मैप में आपको दिखाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाली इंडस वैली सिविलाइजेशन भी ही नहीं, जब बाद में वैदिक कल्चर डेवलप हो रहा था, ठीक है, वैदिक कल्चर, ठीक है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड जब हमारे कंट्री में डेवलप हो रहा था, तो ये वेस्टर्न गैंगेटिक प्लेन को ही इन्होंने जगह चुना, जगह के तौर पे ये लोग यहीं पे सेटल हुए, और बड़ी बड़ी शहर जैसे कि बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्रा, ये सब ये पार्टिकुलर गैंगेटिक प्लेन का देन है। गैंगेटिक प्लेन में ही ये बड़े बड़े शहर बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली और पाटलिपुत्रा वगैरह ये सब वहाँ पे ग्रो किए। तो इसको भी मैप पे देख लो आप। सी दिस इज द वैदिक कल्चर सिविलाइजेशन, वैदिक लोग जो रहना शुरू किया गैंगेटिक प्लेन में। यहाँ पे देखो कुरु डायनेस्टी, पंचाला, ठीक है, बनास, कोसला, ये सब महाजनपद हैं, विदेहा, गंधारी, है ना। इसके अलावा ये पूरा एरिया ये गैंगेटिक जो प्लेन है, नॉर्थ वेस्टर्न जो गैंगेटिक प्लेन है, वहाँ पे ये पार्टिकुलर एरिया में लोगों ने इसको चुना और लोग यहाँ पे रहने लग गए। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें पाटलिपुत्रा की, तो पाटलिपुत्रा बहुत ही ऐतिहासिक सिटी था शुरू से ही। ये जो शहर है पाटलिपुत्रा, आज की डेट में पटना इसको बोलते हैं, ये नदियों के संगम पे या फिर जिसको कन्फ्लुएंस बोलते हैं, ये सोन रिवर मेजर रिवर है और गंगा रिवर के कन्फ्लुएंस पे ये शहर है। और ये बहुत पहले से कैपिटल रहा है, कैपिटल था ये मौर्य का, मौर्य वंश का, डायनेस्टी का, ये शुंग वंश का और गुप्त वंश का भी ये कैपिटल रहा है। अब इसको आप मैप पे देख लो, देखिए यहाँ पे पटना आपको दिख रहा है, इधर से सोन नदी आई, यहाँ पे मिली, ये गंगा है ही, गंगा और सोन के कन्फ्लुएंस पे पटना दिख रहा है। यही नहीं, गंडक भी यहाँ पे आके मिलती है, गंगा, सोन, गंडक, इन सब के कन्फ्लुएंस पे पटना है। और इस वजह से ये इतना इम्पोर्टेंट शहर हो जाता है कि मौर्यों ने, शुंग ने और गुप्त डायनेस्टी ने इसको अपना कैपिटल बनाया। इसके इम्पोर्टेंस, नदी के किनारे होने के इम्पोर्टेंस की वजह से। और भी खास बातें थी, इसके आसपास जंगल भी काफ़ी ज़्यादा था, जिससे कि हाथी वगैरह उनको मिल जाते थे बड़े आसानी से। उस समय की सेना में यूज हुआ करते थे वो लोग, ठीक है, हाथी वगैरह। तो पटना शुरू से ही ऐतिहासिक सिटी रहा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फाइनली हम अपने लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। अब हम बात कर, पाटलिपुत्रा की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस की, जिसको कहते हैं दिल्ली। दिल्ली में कई सारे डिसाइसिव बैटल्स हुए, जैसे कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई, तराइन की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई। पानीपत के तो 3 बैटल हुए। तो कितना इम्पोर्टेंट ये शहर है आप इन लड़ाइयों से ही समझ सकते हो। आपको फर्दर जब क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, पानीपत, कुरुक्षेत्र, तराइन, इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये जो पार्टिकुलर शहर है दिल्ली, शुरू से ही सोर्स ऑफ टेम्पटेशन रहा है, अट्रैक्शन रहा है फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। बहुत सारे नादिर शाह जैसे बहुत सारे आक्रमणकारी, बाबर बहुत सारे आक्रमणकारी इसके टेम्पटेशन में आए, लुभाया, दिल्ली ने उनको लुभाया, ठीक है, अट्रैक्ट किया। इसके वजह से इस पार्टिकुलर धरती पे काफ़ी सारे बैटल हुए। इन्वेडर्स जो थे वो यहाँ पे आकर अटैक किया उन्होंने। एंड इसकी फर्टालिटी, इस पार्टिकुलर इसके जगह के आसपास की फर्टालिटी, प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। गंगा यमुना दोआब स्पेशली यहाँ पे ये एक मोस्ट कोविटेड एंड कॉन्टेस्टेड एरिया था ये गंगा यमुना दोआब मैंने बताया ना कि पैरेलल में गंगा चल रही है और उसके पैरेलल में यमुना चल रही है। इस दोनों के बीच में जो जगह है उसको दोआब कहते हैं, ठीक है, गंगा यमुना दोआब। इसके अलावा अगर बात करें कि ये सब जो नदियों की बात की हमने, तो इन नदियों का क्या इतना ही इंपॉर्टेंस है कि लोग यहाँ बसे? नहीं, इसके अलावा भी इसका बहुत बड़ा योगदान था कॉमर्स और कम्युनिकेशन। टिल द टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे कंट्री में इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी और उन्होंने सड़कें वगैरह बनानी नहीं शुरू की थी, तब तक लोग नदियों का ही रास्ता चुनते थे कॉमर्स के लिए, व्यापार के लिए और आने जाने के लिए, यातायात के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। बिकॉज उस समय सड़कें बनाना इतना आसान नहीं था, काफ़ी कॉस्टली अफेयर था, वो काफ़ी महंगा था सड़कें बनाना। तो लोग ज़्यादातर प्रीफर करते थे इन्हीं नदियों को
रूट बना के ट्रैवल करने का, कॉमर्स करने का। ठीक है, इनको भी थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं, दिल्ली के आसपास का एरिया। ठीक है, तो ये देखिए छोटा सा मैप यहाँ पे, ये छोटा सा मैप यहाँ पे देखिए, ये कुरुक्षेत्र है, ये पानीपत है, और बिल्कुल सीधे लाइन में दिल्ली। ये पूरा एरिया कॉन्टेस्टेड एरिया रहा है, यहाँ पे भी लड़ाई हुई है, इस पर्टिकुलर एरिया में भी लड़ाई हुई है, और दिल्ली में तो हुई ही है, कई सारी लड़ाई है। ठीक है, तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको ये क्लासेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल पे अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए हो चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सेम टाइप के इसी तरीके के कंटेंट अगर आपको देखने हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।